हेलो बच्चों, आज आपका क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस टॉपिक की आज लास्ट हेडिंग है। आज आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक की बहुत सारी एक्सरसाइज कराने वाला हूं, जिससे पेपर में आप क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकें। तो आज की लास्ट जो हेडिंग है उसका नाम क्या है? केवल 2 डेफिनेशन रह गई हैं आपकी जो आज पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 कोरोजन और नंबर 2 रेंसिडिटी। इन दोनों पर शॉर्ट नोट आता है, यानी शॉर्ट नोट का मतलब 2-2 नंबर की डेफिनेशन आती है। और अधिकतम अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया तो मैंने आज आपको 3 मार्क्स के हिसाब से इसको आपको समझाने वाला हूं। तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले क्या समझ लें? कोरोजन। कोरोजन क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो आप बहुत पहले से जान चुके हैं। आपने सुना होगा लोहे में जंग लग गई। तो जंग जो शब्द है ना, ये कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो हम कोरोजन को ओवरऑल समझ लेते हैं कि वो जंग जो वर्ड है ना, या रस्टिंग जो वर्ड है, वो पर्टिकुलर लोहे के लिए है। लेकिन किसी भी मेटल पर अगर कोई मेटल खराब होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं कोरोजन। इसको हम डेफिनेशन से एक एक वर्ड समझ लेते हैं। फालतू की चीज बिल्कुल समझने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए क्या है कोरोजन, और सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। पहली चीज देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स, यानी मेटल्स का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता। ईटिंग अप वर्ड नष्ट हो जाने को, खराब हो जाने को बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स, मेटल्स का धीरे धीरे खराब हो जाना। किसकी वजह से खराब हो रही है मेटल? ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। वो गैसेस हमारी मेटल्स को खराब कर देती हैं। वो गैसेस कौन सी हैं उनको भी देख लीजिए। सच एज, जैसे ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, कार्बन डाइसल्फाइड हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, एंड वाटर वेपर यानी पानी की वाष्प हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। ये सभी मिलकर के हमारी मेटल को खराब कर देती हैं, ईटिंग अप कर देती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल्स सो एज टू कन्वर्ट द मेटल इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ETC, यानी मेटल की सरफेस पर ये गैस हैं उससे रिएक्ट करती हैं। अगर वो मेटल की सरफेस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी कार्बोनेट बनाएगी, और अगर कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करेगी तो वो आयरन का सल्फाइड बनाएगी। इस तरीके से जिस मेटल के साथ ये गैसें रिएक्ट करती हैं उनके ऑक्साइड, उनके कार्बोनेट और उनके सल्फाइड बना लेती हैं, यानी दूसरा कंपाउंड बन जाता है। दूसरा कंपाउंड बन जाता है तो मेटल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं ईटिंग अप, नष्ट हो जाना, मेटल का खराब हो जाना। तो ये हुई आपकी कोरोजन। तो क्या लेंगे? इज नोन एज कोरोजन। ये है हमारी कोरोजन, यानी एटमॉस्फेयर की गैसें मेटल की सरफेस पर रिएक्ट करके उनके कंपाउंड बना लेती हैं। उन कंपाउंड के नाम हो सकते हैं ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ETC। और इसी तरीके से मेटल का ईटिंग अप होना कोरोजन कहलाता है। ठीक है, ये है हमारी कोरोजन, मेटल का नष्ट होना, खराब हो जाना धीरे धीरे। अब आप आगे देखिए, ये डेफिनेशन में आपकी डेफिनेशन यहाँ तक फिनिश हो गई। कोरोजन ऑफ आयरन, अगर आयरन का कोरोजन हो रहा है, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। पर्टिकुलर आयरन का अगर कोरोजन हो रहा है, आयरन खराब हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रस्टिंग। हिंदी में उसे बोलते हैं जंग लगना। ठीक है,
रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, क्या होता है, व्हाट इज रस्ट, तो आप लिख सकते हैं केवल इतना सा, रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, आयरन पर ऑक्सीजन की रिएक्शन से फेरिक ऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर भी साथ में रिएक्ट करती हैं, वो भी इसके साथ जुड़ जाती हैं, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3.XH2। 10th क्लास के लिए फॉर्मूला टफ हो सकता है, लेकिन आप रट लीजिए इसको, बड़े क्लासेस में आके आपको इसका डिटेल बताया जाएगा, Fe2O3.XH2। अभी इसलिए आपको केवल डेफिनेशन को ही पॉइंट आउट किया जा रहा है। 11th या 12th क्लास में जैसे ही आप आएंगे, JEE की तैयारी करेंगे, तो इसका मैं बहुत डिटेल आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से केवल डेफिनेशन को ही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज रस्ट, तो रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और फॉर्मूला लिख देना। अब बात आती है कोरोजन, तो हमारी समझ में आ गया कि लोहे पर जंग लगना है या कॉपर की सरफेस का ग्रीन हो जाना है, इस टाइप के आप एग्जाम्पल घर पे देख सकते हैं। लेकिन इस जंग से या इस कोरोजन से बचने का क्या उपाय है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। तो आपको केवल कोरोजन से बचने के 3 लिखा हुआ मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो रस्टिंग से बचने के 3 प्रोसेस आपके सामने हैं, इनको आपको पेपर में लिख के आना। क्या क्या है, नंबर बाई पेंटिंग। जैसे लोहा अगर खराब हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उस पर आप पेंट कर दीजिए। पेंट करने से पेंट की लेयर उसके ऊपर बन जाएगी, तो जो हमारा आयरन है अंदर वो सुरक्षित रहेगा, उस पर कोरोजन नहीं होगा। नंबर 2 बाई ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। चलो पेंट नहीं करना है तो कम से कम कोई चीज़ जो बाहर पड़ी हुई है और उस पर हमें वर्षा का पानी गिर रहा है, ऐसी कंडीशन में उसे हमें सुरक्षित रखना है, तो आप उस पर ग्रीस लगा दीजिए, पूरी सरफेस पे उसके ग्रीस लगा दीजिए या उस पर ऑयल लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो उससे भी हमारा उसका ऑक्सीडेशन रुक जाएगा और एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएंगी। तीसरी प्रोसेस होती है बाई गैल्वेनाइजेशन। एक स्पेशल प्रोसेस है, ये 2 वाली जो प्रोसेस है ये तो अपन घर पे ही कर सकते हैं, लेकिन अपन गैल्वेनाइजेशन घर पर नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, जो कुछ दूसरी मेटल्स होती हैं, उस मेटल की सरफेस पर जिस पर जंग लग रहा है उस पर हम जिंक की लेयर कर दें। जिंक एक मेटल होती है और इस जिंक की लेयर हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो जब भी एटमॉस्फेयर की गैसें हैं वो किससे कनेक्ट होंगी, जिंक से। तो जिंक खराब होगा, बहुत सालों तक जिंक खराब हुआ तो हमारी आयरन की सरफेस सुरक्षित बनी रहेगी। तो हम एक मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा करके भी हम उसे सुरक्षित कर सकते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वर्ड पर्टिकुलर आयरन पर जिंक की लेयर के चढ़ाने को कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ये लिखना है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई, ये डेफिनेशन याद कर लो और उसके बचने के उपाय, प्रिवेंट करने के उपाय कि हम कैसे रस्ट से बच सकते हैं, बस इतना सा आपको नोट्स लिखना है। अब आता है दूसरा शॉर्ट नोट, रेंसिडिटी। बहुत अच्छा वर्ड है, हम डेली ही इस वर्ड से बच नहीं सकते, लेकिन हम जानते नहीं हैं फिर भी रेंसिडिटी है क्या। हम ज़्यादातर देखा होगा बच्चे स्कूल्स में चिप्स वगैरह के पैकेट्स खरीद कर ले जाते हैं, तो वो चिप्स को खाते हैं, तो वो पैकेट को तोड़ते हैं, खोलते हैं और उसके बाद उस चिप्स को खाते हैं। तो ये जो चिप्स बने होते हैं ये फूड स्टफ कहलाता है। जो भी बाज़ार में मिलता है पैकेजिंग वो फूड स्टफ होता है, जो ऑयल या फैट से बनते हैं। बनने के बाद इनमें क्या है, कुछ समय बाद ये ख़राब होने लगते हैं, इनमें बैड स्मेल आने लगती है, इनका स्वाद खराब हो जाता है। तो ऐसी जो प्रोसेस जब हो जाती है तब उसको अपन बोलते हैं रेंसिडिटी, यानी स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। यानी जो भी फैट या ऑयल से बने हुए फूड स्टफ हैं उनका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो जाना। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उनका स्मेल भी बदल जाएगी और उनका स्वाद भी बदल जाएगा, नहीं टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन इसी से बनाई गई है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन ए फूड। फूड में जो ऑयल और फैट है उसका क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा दूसरा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई।
रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप इनटू ए बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। बात समझ में आ गई? किसी फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो उसमें स्मेल कैसी हो जाएगी? बैड हो जाएगी और उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। इज कॉल्ड रेंसिडिटी। बस ये है रेंसिडिटी, फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन हो जाना और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसका स्वाद चेंज हो जाना, उसकी स्मेल चेंज हो जाना। इससे हम कैसे बच सकते हैं? ये 4 उपाय हैं इसके, मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। हमें अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन रोकना है, रेंसिडिटी से रोकना है। तो कैसे रोकें? उस फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? कोई भी चीज़ अगर खुले में है तो उसे ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज हो गया तो अल्टीमेटली धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो हमें क्या करना है? उस फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन रोकना है। कैसे रोकेंगे? पहला नंबर, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारे कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट होते हैं, अभी उनके नाम तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मतलब बता देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जिस फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन को रोकने वाले पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। जो पैकेजिंग वाले फूड मटेरियल हैं उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं जिससे उनका ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है, तो इससे ज़्यादा दिनों तक वो ठीक बने रहते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो ये है हमारा बाय एडिंग ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट माने ऑक्सीडेशन को रोकने वाले सब्सटेंस एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। नंबर 2, वैक्यूम पैकिंग। मैंने मेन जड़ क्या बताई आपको कि ऑक्सीडेशन को रोकना है, तो वैक्यूम पैकिंग सबसे बेस्ट है। जिस फूड मटेरियल की आप पैकेजिंग कर रहे हैं उसे इवैक्यूएट कर दीजिए, यानी उसके अंदर से ऑक्सीजन को खींच करके, पैकेजिंग की मशीन रहती है उसमें इवैक्यूएट कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन को उसमें से पूरी एयर को बाहर खींच लेते हैं और पैकिंग कर देते हैं। तो जब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी उस पैकेट में तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो फूड मटेरियल, राइट। तो उसे क्या करना है? वैक्यूम पैकिंग कर दो। और भी ज़्यादा सुरक्षित रखना है तो थर्ड प्रोसेस है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। उस पैकेजिंग के अंदर अगर ऑक्सीजन है तो उसे नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, यानी नाइट्रोजन भर दो उस पैकेट में और ऑक्सीजन को बाहर खींच लो। तो नाइट्रोजन की वजह से वो पैकेट फूला हुआ दिखाई देगा, जैसा तुम देते हो अपने चिप्स वगैरह जो खाते हो ना, तो फूला हुआ पैकेट रहता है तो उसमें नाइट्रोजन भरी रहती है। तो नाइट्रोजन से खराब नहीं होते, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की जगह हमने क्या कर दिया? नाइट्रोजन भर दिया, तो उसकी वजह उसका ऑक्सीडाइज होना रुक जाता है। फोर्थ प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड स्टफ। जो भी भोजन है जो पैकेज होकर आ रहा है ऑयल और फैट से बना हुआ है, तो रेफ्रिजरेशन तो हम घर में भी यूज करते हैं। जैसे कोई भी फूड या ऑयल से बनी हुई जो सब्जियां होती हैं या कुछ तले हुए पदार्थ होते हैं तो हम कहाँ रख देते हैं? उसको हम रेफ्रिजरेशन कर देते हैं, अपने फ्रिज में ले जाके रख देते हैं। कम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होती है, तो वहाँ भी ज़्यादा समय तक हमारा फूड मटेरियल सुरक्षित रहता है, तो इसे बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ये 4 हमारे मेथड हैं किसके? रेंसिडिटी को रोकने के, और पर्टिकुलर किसके लिए? ये ऑयल्स एंड फैट्स, इनसे बने हुए फूड मटेरियल, उनका ऑक्सीडेशन रोकना, ये रेंसिडिटी हो गई। और ये हो गया हमारा कोरोजन। ये दोनों डेफिनेशन और मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये आप याद कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में मैं एक बात बता दूं आपको, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ में आपको आ गया होगा। 9th क्लास में भी ये चीज़ें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक का आपका लास्ट लेक्चर था, लेकिन उसके बाद भी मैं ये देख रहा हूँ 10th क्लास के बच्चों में कि इतनी सरल स्टडी को भी याद नहीं कर पा रहे हैं वो, या उनको याद नहीं हो रहा है, या वो ये घबरा रहे हैं कि हम कैसे याद करें। दूसरी बात, आपका सैंपल पेपर आ चुका है, आप सैंपल पेपर की स्टडी कीजिए, उसमें क्वेश्चन किस टाइप के हैं। क्या आप इतना पढ़ने के बाद इस टॉपिक के कोई क्वेश्चन उसमें है? यदि है तो क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं? नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो फर्स्ट टॉपिक आपने ऐसे तो पढ़ लिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो आप नहीं बना पा रहे। इसके 2 रीजन हैं।
वो 2 रीजन में अभी आपको पूरे करूंगा। कैसे करूंगा, क्या क्या, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें आना चाहिए। क्या क्या, नंबर 1 आप पीरियोडिक टेबल की स्टडी चालू कर दीजिए। फर्स्ट नंबर की बात, पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट याद कर लो। तो पीरियोडिक टेबल हमें याद होना चाहिए, अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आना चाहिए। नंबर 2 सेकेंड चीज में हमें उन एलिमेंट का जो आपने याद किया है ना, उसका एटॉमिक नंबर याद कर लो। तीसरे नंबर पर आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए उन एलिमेंट का। चौथे नंबर की चीज बता रहा हूं मैं आपको ये रेडिकल्स के नाम याद नहीं हैं। रेडिकल्स माने निगेटिव आयन, कुछ उदाहरण देता हूं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, इस टाइप के नाम, उन पर चार्ज, ये आपको रेडिकल्स के नाम याद होना चाहिए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए सभी का, रेडिकल्स का भी, मेटल्स के भी और कंपाउंड के अंदर भी, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। और उसके बाद 6 नंबर पर कंपाउंड फॉर्मेशन में जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड तो आप बोलेंगे NaCl, सोडियम सल्फेट तो Na2SO4 कैसे बन गए। तो वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन ऐसा आने वाला है जिसमें पूरी केमिकल रिएक्शन वर्ड में लिखी होगी और उसके आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद बैलेंस करना है। तो जब हमें ये नहीं आता, पीरियोडिक टेबल नहीं आती, एटॉमिक नंबर नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, रेडिकल्स बनाना नहीं आता, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं आता, तो आप कंपाउंड बनाएंगे कैसे, केमिकल रिएक्शन लिखेंगे कैसे। ये आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए वो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं आपको। तो मैं कल से कोशिश करूंगा कि आपको ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं इनको साइड में बताता जाऊंगा, और अगर आपको पहले से ही आती हैं तो पहले इनको तैयार कर लीजिए, इससे कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाऊँ मैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। राइट, तो आपका आज का टॉपिक है फिनिश, और एक टॉपिक भी आपका फिनिश, सारी चीज़ें इसमें हो गई। तो अब अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो केवल इनकी एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगी, तो मैं आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, लगातार आप लेक्चर को सुनते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम इसमें रह गई है सारे लेक्चर सुनने के बाद, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मुझे आज ही रात में ये लेक्चर आप तक पहुंच रहा है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो जो प्रॉब्लम्स हैं, तो बचे हुए मैं सारी प्रॉब्लम्स को आपको आगे वाले वीडियो में पूरी कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।